नमस्कार। होम्योपैथी के इस एपिसोड के 15वें क्रम में आज 15वें दिन मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में एक बार फिर अपने अनगिनत साथियों के मांग पर, अनगिनत साथियों के अनुरोध पर मैं अपने आप को फिर नहीं रोक पाया और आपके बीच ले आया। यद्यप आपके बीच अब आने का मन नहीं कर रहा था, इस तरह जैसे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में उतरे और लोगों को लगा कि ये युद्ध हो जाएगा और अचानक युद्ध के बीच में पहुंच के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे युद्ध रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं जरा अपने प्रतिद्वंदियों के दर्शन करना चाहता हूं। और जब उन्होंने अपने सामने विभिन्न महारथियों को देखा जो उनके अपने थे, तो उनका मन बहुत निराश हुआ और उन्होंने युद्ध करने से इनकार किया। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता के उपदेश में उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम है कर्म करना, और कर्म अगर युद्ध के रूप में तुम्हारे सामने आज उपस्थित है तो तुम अपने सामने सिर्फ प्रतिद्वंदी देखो जिनसे तुम्हें युद्ध करना है, और इस युद्ध को धर्म के आधार पर तुमको जीतना है। तुम्हारे सामने न कोई मामा है, न चाचा है, न रिश्तेदार हैं, न भाई है, न बंधु है। ठीक उसी उलझन में जब मैंने ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का क्लास आरंभ किया था तो मुझे पता था कि मेरे मुख को खोलते ही मेरे अपने लोग ही बैक से बैकिंग करते हुए मेरे विरोधी बनेंगे। वो स्वयं सामने नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें मेरे व्यक्तित्व का काफी प्रभाव उनकी समझ में है, उनको पता है, लेकिन वो पीछे से किसी न किसी खिलाड़ी को मेरे सामने लगाएंगे। ऐसे तमाम फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं जिनसे कभी कभी ये लगता है कि मैं किस महासमर में कूद गया हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मैं इनसे डर करके आप सबको कुछ बताने के उद्देश्य से अगर उतर के आया हूं और मैं भाग जाऊं तो फिर लोग मुझे कायर कहेंगे या कहेंगे युद्ध छोड़ के भाग गया। दो चार लोगों ने इससे ललकारा और ये भाग गया। मुझे ललकारा किसी ने नहीं। जितने लोग ललकार रहे हैं या मुझसे सवाल कर रहे हैं वो न जीव विज्ञान जानते हैं, न रसायन विज्ञान जानते हैं, और ना ही वो विज्ञान के करीब आए हैं। इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 15 दिन के क्लास में उन्हीं लोगों का प्रतिरोध हो रहा है, उन्हीं लोगों का मन नहीं लग रहा है जो विज्ञान से कोसों दूर है। उन्हें विज्ञान की गतिविधियां, उसकी बारीकियों का बिल्कुल अध्ययन नहीं है, न उन्होंने उसको पढ़ने का कभी मन बनाया। उन्होंने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी है, ये किताबें कहती हैं, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मैटेरिया मेडिका है, ये किताबें कहती हैं। और किताबों के आधार पे यद्यप ये भी तय है, ये भी सत्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ये चिकित्सक उन किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करते। ये सब मिक्सोपैथिक वाले डॉक्टर्स हैं। जितने विरोध करने वाले उतर के आते हैं सब मिक्सोपैथी, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ये कुछ जानते नहीं हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये सफल भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उन किताबों के माध्यम से विरोध करने में अपने आप को बड़ा शेर और सेना नायक समझते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते और तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि को तुमने छोड़ दिया और तुम को बहुत तुच्छ मानेंगे। इसलिए हे अर्जुन, इस बात का ध्यान रखो, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसको आश्चर्य बताता है, तथा इसमें कोई आश्चर्य सुनता है
किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। अर्जुन ने को भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने परिहार कर्म पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यानी हम ये भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। मैं खाली समय में कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कर लिया करता हूं, तो इस नाते मैंने ये तय किया कि मैं अपना अभियान जारी रखूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज तक के पिछले 14 दिन के क्लासों में जो बातें मैंने बताई उसका मुख्य सार क्या था? पहला सार था कि लिम्फ और ब्लड या दोनों में होने वाले किसी भी प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को रोग कहते हैं। ये हमारा पहला सारांश था। दूसरा सारांश था चिकित्सा अंगों की होती है, इसलिए दवाएं अंगों पर आधारित हैं, न कि लक्षणों पर। यानी हमने कहा है कि रोग एक है और हम उस रोग की चिकित्सा करते हैं, हम लक्षण की चिकित्सा नहीं करते। हमने दूसरा सारांश बनाया अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस पूरे क्रम में। मूल दवाएं हमारी 38 हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी, एपीपी या स्लास को मिला करके, और अगर इनको हम अलग करते हैं तो 2 क्रमों में हम बांट देते हैं। हमारी 5 इलेक्ट्रिसिटीज, 2 हमारी अतिरिक्त और 31 हमारी मेडिसिन। चौथा हमने सारांश आपको बताया कि लक्षण रोग नहीं है, चाहे वह रोगी का अनुभव बता रहा हो या चिकित्सक उसको अपने अंतरात्मा से समझ रहा हो, परंतु लिम्फ और ब्लड में होने वाला प्रत्येक दोष ही रोग है। वह दोष चाहे जितना गहरा हो या चाहे जितना हल्का हो, अर्थात रोग एक है, अनेक नहीं है। और एक सारांश हमने आपको और बताया पिछले 14 दिनों के अपने लेक्चर्स के आधार पे कि एक जीव यानी मनुष्य दूसरे जीव यानी पौधा से प्राप्त किया गया अपने समदृष्ट पदार्थों का सेवन करता है और उसी सेवन में उसको एंजाइम्स के रूप में औषधि प्राप्त होती है। हमने आज तक के अपने इस स्टेटमेंट में आपको बार बार ये बताया कि एक जीव यानी मनुष्य और दूसरा जीव यानी पौधा, दोनों के शरीर की संरचनाओं में कोशिका मुख्य है। कोशिका ही जब जीव का जन्म होता है, आज मुझे थोड़ी लंबी व्याख्या आज आपसे करनी पड़ेगी। एक भ्रूण बनता है स्पर्म और ओवम से मिलके, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। स्पर्म में एन कैरेक्टर मदर के फादर के और ओवम में एन कैरेक्टर मदर के होते हैं। जाइगोट बनते समय टू एन कैरेक्टर बन जाते हैं। हमने आपको मुझे याद नहीं है वो क्रम, मैंने आपको किसी लेक्चर के क्रम में कहा था कि प्रकृति ने 2n को मियोसिस के द्वारा यन कैरेक्टर में परिवर्तित कर देता है और जन्म से पहले वो जीव यन कैरेक्टर में जन्म लेता है। और जाइगोट में होने वाली मियोसिस की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और इतनी तीव्र गति से होती है कि तुरंत मियोसिस से फिर माइटोसिस पे हम उतर आते हैं। मियोसिस के 2 फेज होते हैं, हमने आपको बताया था। इस मियोसिस के 2 फेज में पहला फेज होता है आपका फर्स्ट फेज, जिसमें हम प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और फिर साइटोकाइनेसिस। यानी जो 4 मियोसिस के डिवीजन के पहले फेज होते हैं वो न्यूक्लियस के कहे जाते हैं, जिनको हम काइनोकाइनेटिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियोकाइनेसिस या काइनोकाइनेसिस, काइनोमीन भी न्यूक्लियस होता है। तो जब काइनेटोकाइनेसिस में या काइनोकाइनेसिस में प्रोफेज फर्स्ट चल रहा होता है तो प्रोफेज फर्स्ट लंबा हो जाता है और उस प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 उप अवस्थाएं होती हैं। इन 5 उप अवस्थाओं के बाद फिर वो पहुंचता है जाकर के मेटाफेज फर्स्ट में, फिर एनाफेज फर्स्ट में, टीलोफेज फर्स्ट में,
प्रोफेज के पांचों अभिक्रियाओं के अंतर्गत केवल क्रोमोटिन के धागे जो आपस में उलझे होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, वो सुलझते हैं। यन कैरेक्टर के क्रोमोजोम्स अलग अलग होते हैं, फिर वो बीच में फटते हैं। फटने के बाद वो 1/4 में बढ़ते हैं और 1/4 यन कैरेक्टर मदर के और यन कैरेक्टर फादर के 1/4 यन में आपस में मिलकर के फिर n/2 बना लेते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको सामने प्रोजेक्टर पे या चाक और डस्टर के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। और जब n/4 मिल जाते हैं तो बाद में वो 1n के कैरेक्टर में जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर वो मेटाफेज में जाकर के आधे आधे कैरेक्टर दोनों पोल की ओर खींच जाते हैं। एनाफेज में उनमें दीवार बनती है और टीलोफेज में 2 सेल्स अलग हो जाती हैं। यानी जो सेल एक थी वो टीलोफेज में जाकर के 2 में डिवाइड होने लगती है। जब 2 में डिवाइड होने लगती है तो उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म जो उस कोशिका का होता है न्यूक्लियस के बाहर, पहले न्यूक्लियस बट रहा है 2 भागों में, और जब न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाता है तो उसके बाहर का साइटोप्लाज्म फिर 2 भागों में बटता है, जिसमें एक प्लेट बनती है, काइटिन की प्लेट, और वो काइटिन की प्लेट हार्ड होने लगती है। हार्ड होने के बाद उसमें ब्रेकअप होता है और बाद में टूट के 2 सेल बन जाती है। ये प्रक्रिया बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया के तुरंत बाद माइटोसिस शुरू हो जाता है और माइटोसिस बहुत तेजी के साथ होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। कोशिकाएं इतनी ज़्यादा बन जाती है, फिर उन्हीं कोशिकाओं के कार्यों के अनुरूप ऊतक बनने लगता है, फिर ऊतक के अनुरूप अंग बनने लगता है और अंग के अनुरूप एक शरीर की संरचना प्रकृत कर देता है। और प्रकृति जब ये प्रक्रिया करता है, हमारे एक बहुत अच्छे साथी ने सुबह फ़ोन किया, मैं सो रहा था। वास्तविकता ये थी कि मैं सो रहा था, क्योंकि रात में लेट नाइट्स में इस समय अध्ययन कर रहा हूँ, तो कुछ मेरा गला सोते समय पहला फ़ोन जब मैंने देखा कि आया तो मैंने कहा फ़ोन उठाना मेरा फ़र्ज़ होता है, फ़ोन किसी का बजता है तो मैं तुरंत अटेंड करता हूँ। विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है कि मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मेरे 2 फ़ोन हैं और 4 नंबर हैं, मैं दोनों फ़ोन अपने बगल ही रखता हूँ और किसी भी समय आप बजाते हैं मैं उठा ज़रूर लेता हूँ। तो जैसे उन्होंने बजाया, मैं गहरी नींद में था, फिर भी मैंने फ़ोन को उठाया। संभवतः मैं उनका नाम ले लूँ, चूँकि सम्मानित व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के डॉक्टर सूफी करके उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने उनका सम्मान किया। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, एंजाइम से सहमत हूँ, आपकी एंजाइम्स की थियरी से सहमत हूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम फिजिक्स के आधार पर इसको माने कि मियोसिस में जो है फिजियोकेमिकल रिएक्शन के नाते वाइब्रेशन होता है और कोशिकाएं बढ़ जाती, इस नाते इसका नाम इलेक्ट्रोहोमोपैथी रखा गया। अब चूंकि यहाँ पर एक उलझन है मेरे दिमाग में ये उलझन है। मैंने उनको बाद में उसका जवाब, मैंने कहा आप अपने मेरे व्हाट्सएप पर उसको भेज दी, उन्होंने उसको भेजा, मैंने उसका अध्ययन किया, तो मैंने अध्ययन में पाया कि इन्होंने जो बताया वो तो हम लोग पहले भी ऑलरेडी एमएससी करते समय जब हमने मियोसिस और माइटोसिस का डिवीजन, सेल डिवीजन हमारे प्रोफेसर हमको बताते थे, और उसके सारे हम लोग जब लैब में जाकर के उसका प्रैक्टिकल करते थे माइटोसिस मियोसिस का, तो वहाँ भी इन गतिविधियों को हम देखते थे। अर्थ इतना है कि उसको हम बायोफिजियोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोफिजियोकेमिस्ट्री, जहाँ पर इन्होंने उस बात को, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि एक क्षमता है। मैंने उनको लिखा भी इस बात को, अब उन्होंने कितना समझा मैं नहीं जानता, चूंकि उम्र में उनकी मैं उम्र भी नहीं समझ पाया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि वास्तव में बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, यानी वो फिजिक्स के जानकार हैं या जीव विज्ञान के जानकार हैं या रसायन विज्ञान के जानकार हैं। इसलिए जब तक उनका कोई जवाब ना आ जाए तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कह के उनकी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि हम कोई ओवरब्रिज बना रहे हैं, और उस ओवरब्रिज के बनाने में हम क्या एक डॉक्टर को लाके खड़ा कर दें कि आप बताओ पुल का जो है डायमेंशन किधर रहेगा, इसका झुकाव किधर रहेगा, हम इसमें क्या कितनी सरिया डालें, कितना सीमेंट डालें, कितना बालू डालें? हास्यास्पद होगा ना, बहुत ही हास्यास्पद सवाल मैंने आपसे कर दिया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि पुल बनाने के लिए हमको किसी इंजीनियर की ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर ने जीवन भर फिजिक्स और मैथ का आकलन किया है। फिजिक्स और मैथ के फार्मूलों को सेट करते करते, उनके सिद्धांतों को पढ़ते पढ़ते, ओवरब्रिज बनाने के सिद्धांत को, ओवरब्रिज के नाप तौल, उसके तौर तरीके, नमूने को उन्होंने सीखा है। ठीक उसी तरीके से एक रोगी आ जाए और एक इंजीनियर से कहा जाए कि आप जरा इसकी दवा कर दो, तो फिर वही बात होगी कि एक
रोगी को इंजीनियर क्या देखेगा, क्योंकि इंजीनियर ने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, वो रोगी नहीं देख सकता। और डॉक्टर पुल नहीं बना सकता। अगर एक डॉक्टर को हम पुल बनाने के लिए बुलाएं तो पुल कैसे बनेगा, और एक रोगी को इंजीनियर को सौंप दे तो रोग कैसे देखेगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दो विज्ञान के ऐसे भाग हैं जिसको लेकर के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लेकर के नीट तक और विभिन्न राज्यों चिकित्सा संबंधी परीक्षाओं के जो काउंसलर हैं वहां भी एक क्राइटेरिया है कि डॉक्टर की परीक्षा के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ज्ञाता ही आएगा, और इंजीनियर बनने के लिए भौतिक विज्ञान और गणित का व्यक्ति आएगा। तो जब दोनों की अलग अलग सीमाएं हैं तो दोनों के विशेषज्ञ एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम फिजिक्स का प्रयोग, फिजिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग उसी सीमा तक अपने किसी फार्मूले को सेट करने में लगा सकते हैं जहां पर उसकी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से समझने के कारण वो सिद्धांत वहां फिट हो रहे हों। लेकिन जबरदस्ती एक फिजिक्स का जानकार एक जीव विज्ञान के जानकार के सिद्धांतों पर या उसके बातों पर ओवरटेक करना चाहे तो ये गलत है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जीव विज्ञान का जानकार किसी भौतिक शास्त्र के जानकार के सिद्धांतों पर कहे नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, हमारे समकक्ष जीव विज्ञान का जानकार, रसायन विज्ञान का जानकार अगर हमारी बातों में कुछ रस निकालता है तो मेरी एक आदत है, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छी बात बता रहा है तो मैं अंदर से उसको अपनाने का प्रयास करता हूं। मेरा अहंकार नहीं जागता कि मैं इससे क्यों सीखूं। मैंने बार बार कहा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो सिखाने में छोटा ही क्यों ना हो, अगर उसकी उम्र कम है और वो अच्छी बात बता रहा है तो उसको सीखना ही चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, उस पर मंथन भी करना चाहिए। ये बात नहीं है कि मैं अकेले जो बात कह रहा हूं वही सत्य है। इस नाते उन्होंने इस बात को जब कहा कि मियोसिस में फिजिक्स के अनुसार, अभी उन्होंने एक थियरी दिया कि 2002 में जापान के एक वैज्ञानिक ने इस बात को किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक लंबा पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मैंने इतनी किताबों का अध्ययन किया और इन लोगों, इन दार्शनिकों ने अपनी हाइपोथेसिस में, अपनी परिकल्पनाओं में उन्होंने अंत में लिखा कि इतने फिलॉसफर और इनकी फिलॉसफी में, तो सीधा सा हो गया कि फिलॉसफर और फिलॉसफी ये दो बातें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पिछले 150 वर्षों से परेशान कर रही हैं। या तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फिलॉसफी ही मान लिया जाए तो फिर अनिल श्रीवास्तव अपने आप को बैक कर लेते हैं, मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ भी नहीं कहना है। और अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को विज्ञान माना जाता है तो फिर फिलॉसफी को अलग कर दिया जाए, क्योंकि फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ एक मरीज की सांत्वना के लिए कुछ बातों को डॉक्टर सीख तो सकता है, लेकिन फिलॉसफी के आधार पर चिकित्सा नहीं तय हो सकती, किसी भी दशा में नहीं तय हो सकती है। फिलॉसफर, मैंने बताया था कि फिलॉसफर किसे कहते हैं। फिलॉसफर दार्शनिक होता है, सोचक होता है, विचारयुक्त होता है, वो मंथन करता है, चिंतन करता है आत्मा से, मन से, और ईश्वर के नियमों का अपने अंदर शोध करता है। लेकिन वो नियमों का शोध किसका करता है? ईश्वर का। और हम विज्ञान की बात जब करते हैं, विज्ञान प्रयोग करता है, परिणाम चाहता है और परिणाम के बाद फिर उस पर अपनी पुष्टि करता है। तो जब आप ये कहते हो कि मैंने इतने फिलॉसफर्स की इतनी फिलॉसफी पढ़ी, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं पढ़ी आपने। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को फिलॉसफी से जोड़ा गया क्योंकि उन्होंने लक्षण लिए, रोग लिए, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का समावेश करके अपने आप को कुछ करने का तरीका दिखाया। अगर मैटी जी ऑलरेडी एलोपैथ के संपर्क में थे, हैनीमैन के संपर्क में थे, उन्होंने तमाम तरह के औषधियों का प्रयोग किया, तो अंत में आकर के उन्होंने सिर्फ 32 औषधियों का चयन क्यों किया और 32 औषधियों में आज तक कोई एक औषधि क्यों नहीं बढ़ी, ये भी बताएं हमको वो फिलॉसफर लोग। मैं तो बार बार सवाल करता हूं कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फिलॉसफी कहते हैं या फिलॉसफर कहते हैं कि फिलॉसफरों ने इसको लिखा है, तो अगर फिलॉसफर ने उसको लिखा है और एक फिलॉसफी बना के आपके सामने प्रस्तुत की है, तो फिर वो फिलॉसफर उस पर शोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उतना सोच करके, उनका काम ही है सोचना और लिखना।
अब आपकी समझ में आता है कि आप उसको कितना समझते हो। फिलॉसफर, दुनिया के सबसे बड़े फिलॉसफर कौन थे? वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम के जन्म के पहले सारा कुछ लिख दिया था और बाद में उस पर कुछ शोध किया गया, तमाम नई चीजों का शोध किया गया। हम जिस बातों को नहीं समझ पाते हैं, पुष्पक विमान आज के कई हजार साल पहले था जिसमें कोई पायलट नहीं था। आज हम विज्ञान में शोध करते हैं और पायलटलेस विमान बनाने की कल्पना करते हैं। पहले दूरसंचार नहीं था, मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, लेकिन आज से 1000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने किसी मन माफिक व्यक्ति से आंतरिक कल्पनाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके बात कर लिया करते थे। आज हम उन्हीं आंतरिक कल्पनाओं को शोध करके मोबाइल के रूप में ले आए। हो सकता है आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद हमको मोबाइल की आवश्यकता ना पड़े, हम केवल अपने हाथ को ऐसे कर लें और हाथ से बात कर लें। ये तो शोध का विषय है ना। और शोध के विषय में हम फिलॉसफी को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे सकते कि वो हमारे शोध को या वैज्ञानिकता को बिल्कुल उसके ऊपर हावी होने का सवाल हो जाए। हम उन किताबों के प्रशंसक हो सकते हैं जो किताबें इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आज तक दिखाई गई, पढ़ाई गई, लेकिन कितने दिन? जिन लोगों ने उसको लिखा उनके भी दिन समाप्त हो रहे हैं। लगभग 50 साल और 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में वो लोग भी पहुंच चुके हैं। और अगर यही स्थिति रही और उन किताबों को वैज्ञानिक के आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे संशोधित नहीं किया गया, तो आज तो सरकार से लड़ने के लिए हमारी एक टीम दिखाई भी पड़ती है। सिर्फ रुके रहिए, अगर यही फिलॉसफर और यही फिलॉसफियां रहीं तो 10 साल बाद इलेक्ट्रोहोमोपैथी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये मेरा मानना है और आप सबको इस बात को खुले मन से स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जो आज ब्रैकेट बना हुआ है वो वही किताबों का ब्रैकेट बना हुआ है। वही किताबों के बैरियर बन करके हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और उन किताबों के लिखने वाले इस बात को बार बार ये कहते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, आप वही जानिए, आप वही करिए। और उनसे मिल करके जो संस्थाएं चला रहे हैं, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथिक डॉक्टर बना चुके हैं, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, बंधन सरकार ने कर दिए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोहोमोपैथिक कॉलेज चला रहे हैं वो भी उसमें बाधक हैं। जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पे विभिन्न प्रकार के रोगों युक्त दवाएं बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, वो भी उस इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रगति में बाधक हैं। और ये सारे के सारे बाधक यानी शुक्र, शनिचर, राहु, शनु, केतु, ये सब मिल करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। यहाँ पे न ये शोध करने दे रहे हैं, न शोधन करने दे रहे हैं और न आगे बढ़ने दे रहे हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी जहाँ 100 साल पहले थी वहीं आज भी रुकी हुई है। और बस इसके ऐसे 10-20 चाहने वाले, मानने वाले धीरे धीरे अपने आप को कुंठित समझते हुए इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बैक कर लेंगे और बस इलेक्ट्रोहोमोपैथी वहीं समाप्त हो जाएगी। आज अपने आप को बहुत बड़े एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कह लें, कोई हिमाचल का बन जाए, कोई उत्तरांचल का बन जाए, कोई उत्तर प्रदेश का बन जाए, कोई पूरे देश का बन जाए, लेकिन ये खेल सिर्फ 10 साल या 15 साल, 10-15 साल बाद अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आगे आने वाले, विज्ञान को जानने वाले, विज्ञान पर शोध करने वाले नए शोधकों को आगे नहीं लाया गया, मैं भी अपने आप को पुराने में मान रहा हूँ। 55 साल के बाद जब मैं 57 साल में आ गया तो 60 वाला मेरे भी दिन अब बहुत ज्यादा नहीं है। और यही प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि मैं जो कुछ जानता हूं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लंबा टाइम हमारे युवा साथियों की खड़ी है। जितने फोन आते हैं, जितने फोन कॉल्स आते हैं, वो हमारे युवा साथियों के आते हैं जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनको वो किताबें भटका देती हैं, उनको वो लोग भटका देते हैं, उनके वो संस्था के संचालक भटका देते हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए थे अब तक। उनका मोह भंग नहीं हो पा रहा है और उसी मोह को भंग करने के लिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नएपन को बताने के लिए मैं आपके बीच हूं। तो जब कोशिकाओं में, मैंने आपको बता दिया कि कोशिकाएं यहां तक पहुंचाती हैं आपको, तो आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त जीव शास्त्र और रसायन शास्त्र से मिले जुले सिद्धांतों के साथ आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथी में पाचन संस्थान से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन पाचन संस्थान में प्रवेश करने से पहले मैं आपको प्रकृति के द्वारा बनाए गए कुछ मौलिक सिद्धांतों की बात करने पहले, कोशिकाएं जब बनती हैं तो क्रोमोसोम्स के विभाजन पर ही
जीन के लक्षणों का निर्धारण होता है, जीव की उत्पत्ति का निर्धारण होता है, जीन्स में फिट किए गए कैरेक्टर्स या जीन के क्रॉसिंग ओवर के समय जीन्स का आदान प्रदान माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाता है। जीन के कार्य पर उत्परिवर्तन के कारण कुछ प्रभाव होते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, जहां पर कुछ म्यूटेंट होते हैं, जो होने वाली क्रिया में क्रिया सामान्य चल रही है, अचानक परिवर्तन उसमें कुछ हो जाए। माता पिता के हाथ पैर सामान्य है और बच्चे में 6 अंगुलियां हो जाए तो यह म्यूटेशन कहलाता है। हमारे आप माता पिता का सामान्य होना और बच्चे में कुछ एक अलग अचानक नया गुण दिखाई पड़ना, यह म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेंट हमेशा क्रॉसिंग ओवर के समय ही वे जीन प्रभावी हो जाते हैं जिन पर कुछ अलग कर गुजरने की क्षमता दिखाई पड़ती है। हम इसको नाम देते हैं, पहला नाम है गैरोट्स इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म। बीडल और टॉमस के एक जीन एक एंजाइम वाद के आधार पे, एक जीन एक एंजाइम, मैंने एंजाइम को ऐसे नहीं चुना है। रमाशंकर जी ने एंजाइम को इस तरह नहीं माना था कि हवा में उछाल कर जाकर के हमने रख दिया, नहीं आप मेरी बात को मान ही लीजिए। एंजाइम्स की बात जब हम बार बार कोशिकाओं में करते हैं तो एंजाइम्स जाकर के हर जगह टकरा रहा है। मैं फिर उस बात को क्लियर कर रहा हूं कि बीटल एवं टामम के एक जीव के एक जीन और एक एंजाइम के बात पर गैरोड ने पता लगाया कि आइबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत मनुष्य में पाए जाने वाले आनुवंशिक रोग जीन में उत्पन्न का कारण बनते हैं, क्योंकि उत्परिवर्तन जीन सक्रिय प्रोटीन या एंजाइम नहीं बन पाता। यानी जब उत्परिवर्तन, जिस अंग में उत्परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसमें लगता है कि यहाँ पर ये संबंधित जीन नहीं बन पाया है और वहां पे एक नया लक्षण तय हो जाता है, एक नया रोग उगा जाता है। निम्नलिखित रोगों के अध्ययन से पता चला है कि उत्परिवर्तन के कारण जीन की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे आवश्यक एंजाइम नहीं बन पाते और उपापचयी अनियमितता हो जाती है और फिनाइल एलेनाइन एमिनो अम्ल का उपापचय नहीं हो पाता है। यानी जिस कोशिका में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं वहां पर फेनिलएलीन ट्रायोसिन बनते बनते नीचे आके फ्यूमेरिक एसिड और एसिटो एसिड बन जाता है, लेकिन उस समय इस क्रिया के दौरान जब जीन में ये परिवर्तन होते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन, तो इस रासायनिक उत्परिवर्तन में एंजाइम्स की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और एक नया लक्षण निकल के आ जाता है, एक नया रोग बन जाता है, एक नया कारण बन जाता है। ये है एंजाइम जीन की विशेषताओं में। अब जीन के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के जीन हमारे शरीर में बनते हैं और उनके कार्य निश्चित होते हैं कोशिका के अंदर। पहला होता है हाउस कीपिंग जीन, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। ये लगभग 95% कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनते हैं, जिनमें ग्लाइकोलाइसिस का, क्रेब्स साइकिल का जो संबंधित एंजाइम बॉडी में बनते हैं वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में सहयोग करते हैं। इनकी संरचना भी सभी कोशिकाओं में समान होती है, अतः सभी कोशिकाओं के में मूल संरचना तथा संबंध होता है वो हाउसिंग जीन कहलाते हैं। दूसरा जीन है लग्जरी या स्पेशलिस्ट जीन। ये जीन कोशिकाओं में अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं। ये कुछ कोशिकाओं में कुछ समय के लिए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, एक विशेष प्रकार के जीन होते हैं। तीसरे प्रकार के जीन होते हैं कंट्रोलिंग जीन। ये जीन संरचनात्मक जीन से भिन्न होते हैं। इनमें बने प्रोटीन की संरचना जैव अनुक्रिया से सीधे एंजाइम्स के प्रतिरूप ये दिखाई पड़ते हैं और पॉलीप्रोटीन से एंजाइम के रूप में ये जाने जाते हैं। और इस जीन को हमने 4 उप नामों में बांटा है। पहला है रेगुलेटरी जीन। ये जीन संरचनात्मक होते हैं और सिस्टान के अभिव्यक्त करने में रिसेप्टर या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। दूसरा हमने बनाया है ऑपरेटर जीन। ये संरचनात्मक जीन में आरएनए मैसेंजर जीन के जब डुप्लीकेशन ऑफ आरएनए होता है और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है तो वहां पे ये मैसेंजर आरएनए एक आरएनए से दूसरे आरएनए में अपने संदेश को कोड के रूप में लेके जाते हैं। ठीक उस तरह मानिए जीन को, जैसे आपके मोबाइल के चिप में केवल पीतल की
5-6 लाइनें हैं, लेकिन वो 5-6 लाइनों में इतने कोड फिट हैं कि आप उसमें हजारों गाने, हजारों नाम, हजारों वीडियो लोड कर देते हैं और आपको कुछ देखने में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप मोबाइल में लगाएंगे और मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे तो आपको सब नजर आएगा। उसी तरीके से आपके मैसेंजर आरएनए के उसी प्रकार से हमारे जीन की क्रिया प्रणाली है, सारे जीन ऐसे काम करते हैं। तीसरा है प्रोमोटर जीन, जो न्यूक्लियोटाइड के आरएनए को एक्टिव करता है। और चौथा है, इसी कंट्रोल जीन का चौथा पार्ट है टर्मिनेटर जीन। ये जीन न्यूक्लियोटाइड के आरएनए में पॉलीमरेज की क्रिया करते हैं और पॉलीमरेज एक एंजाइम है। चौथा जीन है ओवरलैपिंग जीन। जब क्रॉसिंग ओवर के समय कुछ बैक्टीरिया या जंतुओं में अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में कोई उथल पुथल होती है तो उसके कोडोन में ये ओवरलैपिंग करते हैं और इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग जीन। पांचवा जीन है जंपिंग जीन या ट्रांसपोजॉन जीन। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की कुछ पुनरावर्ती न्यूक्लियोटाइड में अपने आप को बनाते हैं और इस कार्य की खोज के लिए 1951 में मैक्लिकॉन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उन्होंने जीन की ये वैरायटी खोजी थी कि इसको हम कहते हैं बल्गी या जंपिंग जीन, जिसमें डीएनए के खंडों में होने वाले विभिन्न उपक्रमों में जो एंजाइम सक्रिय होते हैं उन एंजाइम्स की क्रियाविधि को पॉलीप्रोटीन के रूप में हम एक दूसरे से अलग करने में सक्षम होते हैं। इसे हम कहते हैं जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन्स। और अंतिम जीन है जिसको हम कहते हैं स्यूडो जीन्स। स्यूडो मीन फॉल्स, कूट जीन्स। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये काम ऐसे हो गया, ये क्यों हो गया, तो ऐसे प्रकार के जीन भी हमारे बॉडी के कोशिकाओं के अंदर संरक्षित रहते हैं। हमने ये 6 प्रकार के जो जीन बताए, जीन का नियमन भी आप जानते हैं कि जीन कैसे कार्य करते हैं। ये जीन हमारे क्रोमोजोम्स के अंदर होते हैं डीएनए में। डीएनए में को ही जीन कहते हैं, जिसमें फास्फोरस, शुगर, ये 2 शुगर मिलके एक फॉस्फेट से जुड़ते हैं, एक एडेनिन और गुआनिन होता है, एक थायमीन और साइटोसिन होता है। ये विभिन्न बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वही डीएनए का एक मॉलिक्यूल जीन कहलाता है। ये आप अगर आप बायोलॉजी के जानकार हैं, जीव विज्ञान के जानकार हैं, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले इतने सूक्ष्म थ्रेड के अंदर जहां पे क्रोमोजोम्स होते हैं, उस क्रोमोजोम्स के अंदर ये जीन होते हैं। जब हम सेल को आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, तो जीन को तो देखना बहुत दुर्लभ कार्य है। और प्रकृति ने इतने छोटे अंग में इतनी छोटी बारीकी से इतने महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षित कर दिया, वो है आदिशक्ति। उसी को आदिशक्ति कहते हैं। उसने हमारे अपने शक्तियों को लाके हमारे शरीर में उस क्रोमोजोम्स के जीन के अंदर फिट कर दिया है। ये है आदिशक्ति का कमाल। आदिशक्ति वो नहीं है जो आप कह रहे हो कि आदिशक्ति से हमारी दवा आ गई, हम आदिशक्ति ले रहे हैं। आदिशक्ति तो हर जीव के हर जीन में, हर कोशिका में है। यही फिलॉसफी और साइंस में अंतर है। फिलॉसफी कह रही है आदिशक्ति, ऑड फोर्स, जिसको विज्ञान मानता नहीं देता। हम ऑड फोर्स को आज तक साबित नहीं कर पाए कि ऑड फोर्स है क्या। हम ऑड फोर्स को मानते, ऑड फोर्स एक काल्पनिक ऊर्जा मान सकते हैं, ईश्वर के द्वारा काल्पनिक ऊर्जा, जिसको हम उसका नाम दे रहे हैं। लेकिन वो ऊर्जा क्या है? वो तो सूर्य से आने वाले फोटॉन है ना। सूर्य अपनी ऊर्जा को पृथ्वी पर गिराता है तो उसके फोटॉन आते हैं। इसीलिए आप जब किसी छेद से कोई सूर्य की किरण आ रही हो तो आपको लगता है यहाँ पर छेद छेद लंबी लंबी धारा दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है इसमें बीच में ब्रेक है। जैसे कैमरे में रील चलती है प्रोजेक्टर से पिक्चर हॉल में, तो कैमरे के रील में छेद होते हैं, लेकिन जब पिक्चर चलती है तो लगता है कि आदमी हिल रहा है, बोल रहा है। लेकिन जब आप उसकी रील को देखेंगे तो आपको सिर्फ फोटो दिखाई पड़ेगी, कहीं पर टेढ़ी कहीं पर मेढ़ी, और बिल्कुल वो क्रम आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल वही स्थिति हमारे इस प्रक्रिया की है कि हम कैसे अपने आप को उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस जीन के बाद हम जीन प्रकटन में ये हम प्रारंभिक चीजें, अब हम आपको फिजियोलॉजी में ले आए हैं। फिजियोलॉजी से हमने शुरू किया है, हमने कोशिका विभाजन से आरंभ किया है, जीव का बनना, जीव की प्रक्रिया को हमने आपको बता दिया है। जायगोट से हम आगे बढ़े हैं और जायगोट के डिवीजन में क्रोमोजोम्स का बनना, क्रोमोजोम्स का बिगड़ना, यही हमारी जीन्स की प्रक्रिया है। और जीन्स हमारे 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के जीन के अलग अलग कोड हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं, और उन्हीं कार्यों पर जीव के आगे आने वाले शरीर संरचना में कार्यों का, उनके अंगों का प्रतिकरण होता है, उनका निर्धारण होता है। अब आइए, हमारे उस आदिशक्ति ने, उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, हम उसको जिस रूप में भी मानते हैं, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि ईश्वर
अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो अपने शरीर में ईश्वर की कल्पना करिए, आपके हर अंग में ईश्वर है। ईश्वर ने, चिकित्सक जब ईश्वर ने इस प्रकृति में शरीर बनाया था तो उसने रोग नहीं बनाया था, उसने एक सुंदर सा खिलौना लाके आपको दिया था इस पृथ्वी को, और उस सुंदर से खिलौने में तमाम अनियमितताओं के कारण रोग बनने लगे। ठीक उसी तरह जैसे आप कोई खिलौना मार्केट से खरीद के ले आए, पहले दिन अच्छा होता है। आप एक मोबाइल की बात करें, मोबाइल आप लेके आते हैं, आप लगातार चलाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, 4-6 महीने एक आप बढ़िया चलाते हैं, फिर उसमें कोई ना कोई कमी आपको दिखाई पड़ने लगती है, या तो आपको ओवरलोडिंग के नाते, या आपके ज़्यादा काम करने के नाते, या मिस हैंडलिंग के नाते, कोई भी काम हो सकता है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति जीव का एक खिलौना इस पृथ्वी पर दिया। जब पानी, भोजन, पर्यावरण, उसके चारों ओर का वातावरण एक समान रूप में दे करके प्रकृति ने जीव को यहाँ भेज दिया। फिर हमने उसमें परिवर्तन करना शुरू किया, चाहे वो भोजन पाने के चक्कर में, चाहे वो जल पाने के चक्कर में, चाहे मकान बनाने के चक्कर में, या किसी भी कारणों से हमने प्रकृति के द्वारा दिए गए जो हमको प्राकृतिक वातावरण था, हमने उसमें परिवर्तन करना शुरू किया, यानी जीव ने परिवर्तन करना शुरू किया। तो परिवर्तन करना शुरू किया तो जीव में अनेक, उसके शरीर में भी तमाम परिवर्तन आना शुरू हो गए, और उसी को हमने रोग का नाम दे दिया। प्रकृति ने जब इस पृथ्वी पर जीव को भेजा, यानी मनुष्य को भेजा, तो उसने पूरा का पूरा सुरक्षा आवरण को तैयार करके दिया। आपको जानने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं जहां पर पहुंचना चाहता हूं, आज पूरा विश्व इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए शोध कर रहा है, किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ा जाए। कोई भी देश इसका शोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मैन मेड वायरस आ गया है। अगर प्रकृति मेड वायरस होता तो प्रकृति उसकी सुरक्षा भी हमारे शरीर में पहले से बनाती, क्योंकि प्रकृति ने जीव की सुरक्षा को बहुत परतों में बना के भेजा है। कैसे भेजा है मैं आपको फिर डिस्कस कर रहा हूं। शरीर में सुरक्षात्मक आवरण के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है बैरियर ऑफ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारी बॉडी की त्वचा होती है, जो हॉर्नी लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियर की कोशिकाएं मृत होती हैं, और कोशिका द्रव्य में केराटिन की संख्या प्रोटीन के जमाव के कारण बढ़ जाती है, जिससे हमारे बॉडी में एक बाहर से स्किन के पास जल अवरोधी एक लेयर बन जाती है। केराटिन वहां पर जम जाता है, प्रोटीन वहां पे हार्ड हो जाते हैं, और पूरे के पूरे बॉडी में प्रकृति ने हमको एक सुरक्षित आवरण दिया है, जिसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर। प्रकृति ने आहार नाल में, श्वसन नाल में, मूत्र जनन में म्यूकस मेम्ब्रेन की मात्रा इतनी ज़्यादा कर रखी है कि जब वो स्रावित होते हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया उस म्यूकस मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे आहार नाल में भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है। जो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या अन्य वायरस जो हमारे भोजन में मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन से बच जाते हैं, वो आहार नाल के अंदर जाकर के उस म्यूकस मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं, और वहां पे वो अधिकतम मात्रा में रोक दिए जाते हैं। ये प्रकृति की बनावट है, ये प्रकृति ने किया है, और ये पुस्तकें इसको साबित कर रही हैं। ये मैं इतनी मोटी पुस्तक से आपको इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा था। केवल मैं इस किताब को साथ लेके इसलिए बैठता हूँ कि थोड़ा बहुत, चूंकि दिमाग है, 25 साल 26 साल के सब शोध हैं, तो पुस्तकों को साथ रखना पड़ता है। अब बीच में एक फोन आ गया, इनको नहीं पता कि मैं क्लास ले रहा हूं, इनको फोन करने की जरूरत नहीं थी। श्वसन मार्गों में जब हम श्वसन मार्ग करते हैं तो हमारे यहाँ नाक से लेकर के पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक तक, लंग्स तक म्यूकस मेम्ब्रेन का जमाव है। पहले तो हमारे नाक के आसपास के जो रोम हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया रोके जाते हैं प्राकृतिक के द्वारा। अगर वहाँ नहीं रुके तो गले में आते हैं, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन में वो फंस जाते हैं, और हम खांसते हैं तो थूक के रूप में बाहर निकालते हैं। वहाँ नहीं रोके जा सके तो लंग्स में पहुँचते हैं, लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन उनको जमाव करके फिर कफ को वहीं रोक करके फिर खांसी के रूप में उसको बाहर निकालती है। तीसरा है आई। आंखों में भी प्रकृति ने सुरक्षात्मक आवरण दे रखा है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे आंखों में प्रवेश करते हैं तो आंसू के रूप में बन करके वो शरीर के बाहर निकल आते हैं। ये हमारी फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर जो हमने स्किन के द्वारा, यानी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन,
रिस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन, आंखों में आंसू के रूप में, नाक के पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम में यानी हमारे मुख्य सारे ऑर्गन्स पर, और बाहर हमारे स्किन पर केराटिन का और प्रोटीन का जमाव होता है। दूसरा है केमिकल बैरियर। प्रकृति को जब ये लगा कि फिजिकल बैरियर अगर कहीं फेल हो जाए तो केमिकल बैरियर भी शुरू कर देना चाहिए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। अगर इतने बैरियर न लगाया होता तो मनुष्य में इतने रोग होते और कब का मनुष्य यहाँ पे आया ही ना होता, वो जी ही नहीं पाता। केमिकल बैरियर में हमारे बॉडी में फैटी एसिड बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनते हैं, और इनका पीएच मान 5 होता है। पीएच मान आपको पता है 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर आपका क्षारीय होता है। अम्लीय और क्षारीय 2 होते हैं। त्वचा की अम्लीय सतह पर बैक्टीरिया जैसे स्टिकोफस एपिडिडमिस एक बैक्टीरिया का नाम है, ये वृद्धि कर जाते हैं हमारे त्वचा पर, जिससे फंगस लग जाता है, हमको खुजली हो जाती है, दाद बन जाता है। इसको रोकने के लिए भी स्किन पर हमारे लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। श्वेत ग्रंथियों में लाइजोम्स होते हैं, हमारे जीभ के ऊपर लाइजोम्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये भी बहुत हद तक बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। तीसरा है हमारी लार ग्रंथियों में लाइजोम्स पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों के बाद अगर कुछ बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कालान में पहुंचे तो तुरंत हमारे आमाशय में HCl होता है। अब HCl की प्रकृति जानिए आप क्या होता है। HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें HCl है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर शुद्ध रूप में आपको लैब से बना करके एक ड्रॉप आपके हथेली पर रख दिया जाए तो वो इतना कंसंट्रेट, इतना तेज होता है कि आपकी हथेली में छेद करता हुआ जमीन पर गिर जाएगा और आपकी हड्डियां गल जाएंगी। लेकिन वही HCl आपके एलिमेंट्री कैनाल में के अंदर स्टमक में बनता है और फिर भी आप के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप समझ रहे हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर में मीट खाते हैं, वो पच जाता है, हम मीट को पचा लेते हैं, हमारे इतने पाचक एंजाइम्स निकलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, कि हम मीट को खा के पचा लेते हैं, दूसरे जंतु के मांस को हम पचा लेते हैं, लेकिन हमारे आहार नाल नहीं पच पाते उन पाचक एंजाइमों से। प्रकृति ने कितनी सुरक्षा व्यवस्था बना रखा है। सोचिए उस प्रकृति के बारे में, उस भगवान के बारे में, कि हमारे शरीर में भी मांस की बनी हुई थैली है, लेकिन वो थैली म्यूकस मेम्ब्रेन की बनाई गई है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे HCl का असर नहीं होता। म्यूकस मेम्ब्रेन को HCl नहीं गला पाता, लेकिन मांस को गला देता है। तो HCl जाके एक बैक्टीरियल लेयर बना लेता है पूरा का पूरा जो है आमाशय के चारों ओर। अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो अत्यधिक पीएच मान डाउन होने के नाते HCl उसको अपने आप में ही रोक लेता है। HCl से अगर बच गया तो बाइल जूस निकलता है जिसका पीएच मान 8 होता है, यानी वो क्षारीय होता है। तो जो बैक्टीरिया या जो वायरस अम्लीय माध्यम में नहीं पकड़ में आते वो क्षारीय माध्यम में पकड़ जाते हैं, वहां पे रोके जाते हैं। हमारे आंखों में लैक्रिमाइल ग्लैंड होते हैं जो आंसू निकालते हैं। नाक में नेजल सेक्रेशन होता है। सेरुमन कान में एक प्रकार का द्रव निकलता है जो खूंट बन जाता है। लोग कहते हैं खूंट निकालना चाहिए, खूंट कुछ नहीं है, वो प्रकृति की प्रक्रिया है। कान को गीला रखने के लिए कान को अंदर, चूंकि कान में जो अंदर लैक्रियल घूम करके जाते हैं, हमारे कान के अंदर जो कॉकलिया होता है, उस कॉकलिया की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने क्या बनाया है, सेरुमन। ये सेरुमन हमारे कान के अंदर होता है जो कान को एक लसलसा सा गीला सा बनाए रखता है, ताकि वहां पे वाइब्रेशन, जो वायु की वाइब्रेशन होती है, जो बात की हमारे आवाज की, जो वहां कानों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वेव पहुंचते हैं, उनको कैच करने की उनकी क्षमता बढ़ाता है। वैजाइनल पार्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हमारे वैजाइनियल बैक्टीरिया को रोकने के लिए प्रकृति ने म्यूकस मेम्ब्रेन रखा है, हेयर्स रखे हैं, ये सारे के सारे, ताकि इन्फेक्शन अंदर शरीर में प्रवेश ना करने पाए। ये इतने हमारे सुरक्षात्मक आवरण में, यानी फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर प्रकृति ने बना के भेजे हैं। ये हमारे इम्यूनिटी पावर, आंतरिक इम्यूनिटी पावर नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक इम्यूनिटी पावर है जो हमको प्रकृति ने ये पावर दे करके ही इस पृथ्वी पर पैदा किया है। फिर है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल सब्सटेंस है जिसमें इन्फेरॉन है, ट्रांसफेरॉन है, और फिर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी में और प्रकृति ने बनाया है जिसे हम फैगोसाइड डिफेंस कहते हैं, जो हमारे ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के नियम हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल आपका मोबाइल डिफेंस कहलाता है, मोनोसाइट्स होते हैं जिसे हम वंडरिंग माइक्रोफायरस कहते हैं, इसी तरीके से फैगोसोम होते हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब
बाहर से आए हुए जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको बैरियर देते हैं। फिर अगर इससे भी नहीं बचे तो एक शोथ प्रक्रिया होती है शरीर में। जब बैक्टीरिया इन तमाम बातों से लड़ करके कोई बहुत स्ट्रांग बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वहां पे शोथ होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन आता है। सूजन आने पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, कोशिकाओं में प्लेटलेट्स और बैसोफिल के हिसाब से जो वहां पर विटामिन, हिस्टामिन, सेरोटिन, ल्यूकोट्रॉन, प्रोस्टाग्लैंड और बेंडिकाइनिन ये सब मिल करके वहां पर क्या करते हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन को वहां ब्लॉक करके वहां पे एक चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जहां पर बैक्टीरिया को ये रोक के रखते हैं और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और वो स्थान गर्म हो जाता है तो हमको पेन महसूस होता है। तब हम ये मान लेते हैं कि अब इस बैक्टीरिया यहाँ पर ये स्वेलिंग हो रही है और उसी समय हमारे जो फाइगोसाइट की कोशिकाएं होती हैं फिर वो पस बनने लगती हैं और पस बन करके फिर उनको बाहर जब किसी स्वेल को या किसी बॉयल एक्सेस को आप चीर देते हैं तो आराम मिल जाता है, या तो आप वहाँ से स्वेलिंग समाप्त करने की दवा दे देते तो आपको आराम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न चरणों में हमारे शरीर में प्रकृति ने हमको इम्यूनिटी पावर दे रखा है। जब ये इम्यूनिटी पावर फेल हो जाते हैं जितने हमने बताए, तो जब ये इम्यूनिटी बैरियर हमारे फेल हो जाते हैं तब शरीर के ब्लड और लिम्फ के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तब ब्लड और लिम्फ परिवर्तित हो जाता है और ब्लड और लिम्फ के कार्यों परिवर्तित होने से शरीर की सारी कोशिकाओं के अंदर एंजाइम्स की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइम्स के एम्यूनेट करने की प्रक्रिया, उनको आपस में प्रेरित करने की, एज ए कैटलिस्ट काम करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो हम रोगी हो जाते हैं। और फिर जब हम औषधियों के रूप में हम इन दवाओं को लेते हैं तो ये फिर जाके लिम्फ और ब्लड के माध्यम से संबंधित कोशिकाओं में जहाँ पे क्षति हो रहा है, जहाँ पे बैरियर बनाए गए थे, वहाँ बैरियर रोके गए हैं, वहाँ पर पहुँच करके ये एंजाइम्स उस संबंधित कोशिका के एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति कर देते हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड के 15वें दिन, मैं लगातार आपके बीच में 15 दिन से हूँ। अगर आप मेरी बातों से कुछ सीख पा रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय बात है कि मेरे जीवन के 15 दिन आपके काम आए। अभी आगे भी मेरे पास समय है, अभी मैं आपसे वार्ता करता रहूँगा। आज मैंने आपको पाचन क्रिया और शरीर के आंतरिक अंगों में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक बैरियर के बारे में बातचीत की है। कल हम कुछ नई चीज़ लेकर के आपके बीच में फिर आएंगे। फिलहाल आज तक यहीं पर हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल अपने समय पर आप सबसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।